तुर्की ने जब भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया था, जब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मंच तैयार किए जा रहे थे, शायद उस वक्त तुर्की को लगा होगा कि भारत सिर्फ बयान देगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने पहली बार तुर्की के बैकयार्ड में घुसकर फोर्स प्रोजेक्शन शुरू कर दिया है और इस एक कदम ने तुर्की की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, भारत ने साइप्रस के तट पर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं और एक कदम इतना बड़ा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तुर्की को यह भरोसा था कि भारत सिर्फ एशिया पर ध्यान देता है। तुर्की ने यह भी सोचा था कि भारत का इतिहास है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही तुर्की की सबसे बड़ी भूल थी। भारत अब बदल चुका है। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने तुर्की को हिला दिया। तुर्की ने हाल ही में उत्तरी साइप्रस में 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। सवाल था, आखिर तुर्की को इतनी जल्दी में सेना भेजने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का कदम। भारत ने जब अपने युद्धपोत साइप्रस भेजे और वहां की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज की, तो ये संदेश साफ था कि भारत अब यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने में नहीं हिचकेगा। ये वही इलाका है जहां से तुर्की ने 1974 में कब्जा कर रखा था। साइप्रस आधा हिस्सा आज भी तुर्की के नियंत्रण में है और यूरोप अब तक कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन भारत के कदम ने खेल पूरी तरह बदल दिया है। जब पीएम मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने वहां कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप यानी व्यापारिक साझेदारी का ऐलान किया। इस साझेदारी में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और हथियारों की आपूर्ति शामिल थी। यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभी। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर साइप्रस का साथ दिया, बल्कि अपने युद्धपोत भेजकर एक साफ संदेश दिया, अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम तुम्हारे क्षेत्र में भी मौजूदगी दिखा देंगे। तुर्की ने जब ये देखा कि भारतीय नौसेना साइप्रस के तटों पर पहुंच चुकी है, तो उसने घबराहट में नॉर्दर्न साइप्रस में 1 लाख सैनिक भेज दिए। ये वही तुर्की है जो खुद को नाटो का मजबूत सदस्य बताता है। लेकिन भारत के इस कदम ने साबित कर दिया कि नाटो का सदस्य होना अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तुर्की को डर था कि भारत अब साइप्रस को सैन्य तकनीक और हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकता है, और ये डर बेवजह नहीं था, क्योंकि भारत अब रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप तक अपने हथियार भेजना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं साइप्रस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, लेकिन रक्षा के मामले में वो लगभग अकेला पड़ गया था। अमेरिका और यूरोपीय देश सिर्फ बयान देते रहते हैं, मगर किसी ने तुर्की के कब्जे के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब भारत ने इस खाली जगह को भर दिया है। भारत ने साइप्रस को दिखा दिया है, बता दिया है कि अगर दुनिया चुप है, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये वही आत्मविश्वास है जो भारत ने अर्मेनिया के साथ भी दिखाया था, जहां भारत ने हथियारों की आपूर्ति कर अजरबैजान के खिलाफ अर्मेनिया की मदद की थी। अब वही रणनीति साइप्रस के साथ भी अपनाई जा रही है। तुर्की ने लंबे समय से पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने भारत के खिलाफ बयान दिया। यहां तक कि यूएन में भी अर्दवान ने भारत खिलाफ आवाज उठाई। भारत ने इसका चुपचाप जवाब दिया, कूटनीति से, रणनीति से और अब फोर्स प्रोजेक्शन से। भारत ने अब तुर्की को यह बता दिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब यहां अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोर्स प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अपने देश की सीमाओं से दूर जाकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना। अब भारत हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपनी नौसेना की मौजूदगी दिखा रहा। भारत के युद्धपोत अब रेड सी, सुएज नहर और भूमध्य सागर तक नियमित रूप से मिशन पर जाते हैं। ये न सिर्फ भारत की नेवी पावर दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत अब एक वैश्विक खिलाड़ी यानी ग्लोबल पावर बन चुका है। साइप्रस के लिए भारत एक रिलायबल पार्टनर बन रहा। जहां यूरोप ने हथियार देने से मना किया, वहीं भारत अब साइप्रस को ड्रोन, राडार सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में जुट चुका है। इससे साइप्रस की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और तुर्की पर दबाव बनेगा। चीन ने अपने नौसैनिक बेड़े को अचानक दक्षिण चीन सागर से हटा लिया था और उसकी दिशा भूमध्य सागर की ओर थी, यानी वही इलाका जहां भारत का त्रिखंड तैनात था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थी कि चीन ने अपने 5 युद्धपोत, 3 परमाणु पनडुब्बियां और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड स्टॉर्म ऑपरेशन के तहत भेजा है। दुनिया हैरान थी, आखिर चीन क्यों अपनी इतनी बड़ी फ्लीट को भूमध्य सागर में भेज रहा? क्या वो तुर्की की मदद करने जा रहा है या फिर भारत को रोकने की कोशिश में है?
लेकिन भारत इस बार पहले से तैयार था, क्योंकि भारत जानता था कि जब भी वो कोई बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करता है, चीन उसे बाधित करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जैसे ही ये सूचना आई, रात के 3 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने साफ आदेश दिया कि अगर चीन ने हमारी सीमा या सागर सीमा को पार करने की कोशिश की तो उसे सीधा जवाब मिलेगा। और यह आदेश भारतीय नौसेना के सुप्रीम कमांड तक पहुंचते ही समुद्र का माहौल बदल गया। भारत ने अपने सबसे एडवांस युद्धपोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाखापट्टनम को पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में भेजा और साथ ही सागर के ऊपर निगरानी रखने के लिए गरुड़ सीरीज के हाई एल्टीट्यूड ड्रोन तैनात कर दिए। इन ड्रोन्स की निगाहें चीन की हर गतिविधि पर थी। इसरो की मदद से नौसेना को रियल टाइम सैटेलाइट डेटा मिल रहा था, यानी अगर चीन की किसी पनडुब्बी ने समुद्र की सतह भी हल्की सी हिलाई तो भारत को उसका सटीक लोकेशन पता चल जाता था। अब जंग सिर्फ सागर में नहीं बल्कि सैटेलाइट्स की दुनिया में भी शुरू हो चुकी थी। बीजिंग ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट को सक्रिय कर दिया था और भारत के सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम करने की कोशिश शुरू कर दी थी। लेकिन भारत ने अपनी आकाश रेखा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। ये वही सिस्टम था जिसे भारत ने गुप्त रूप से इजराइल और रूस के सहयोग से विकसित किया था, जो किसी भी विदेशी सिग्नल इंटरफेरेंस को न सिर्फ ब्लॉक कर सकता था बल्कि उसके सोर्स को ट्रेस भी कर सकता था। भारत ने इस सिस्टम के जरिए चीन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट की लोकेशन पता लगा ली, जो अरब सागर के नजदीक थी। भारतीय नौसेना ने तुरंत आदेश दिया, लोकेशन लॉक करो और तैयार रहो। इधर यूनाइटेड नेशंस में माहौल गर्म था। भारत की स्थायी सदस्यता पर वोटिंग अगले दिन होनी थी। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थी। लेकिन ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर प्रकाशित की, चीन ने भारत को समुद्र में घिरने की योजना बनाई है। ये खबर आग की तरह फैली। पश्चिमी मीडिया में हड़कंप मच गया। बीबीसी और सीएनएन ने हेडलाइन दी, इंडिया चाइना वॉर अलर्ट इन मेडिटेरेनियन। संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में बेचैनी फैल गई। अमेरिकी और फ्रांसीसी प्रतिनिधि भारत के डेलीगेशन से मिलने दौड़ पड़े, मगर भारत का जवाब था, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी सीमा पर कोई आया तो वापस नहीं जाएगा। और इस वाक्य ने दुनिया को संकेत दे दिया कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। चीन के युद्धपोत जब भूमध्य सागर की सीमा के करीब पहुंचे तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय नौसेना के रडार ने चीन की एक परमाणु पनडुब्बी को डिटेक्ट कर लिया, जो भारत के त्रिखंड के रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही भारतीय कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली, विक्रांत के डेक पर सायरन बजा। कप्तान ने आदेश दिया, सभी प्रणालियां एक्टिव करो, मिसाइल लॉक ऑन। अगर वो सीमा पार करे तो अनुमति की जरूरत नहीं। अब दोनों देशों की फौजें एक दूसरे के निशाने पर थी। उस पल सागर के भीतर का हर बुलबुला जैसे सांस रोके खड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट्स भी इस इलाके पर फोकस कर चुके थे और तभी भारत ने अपनी मौनी वार रणनीति अपनाई। बिना कोई बयान दिए, बिना कोई धमकी दिए भारत ने चीन के उस जहाज के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को निष्क्रिय कर दिया। वो विशाल जहाज कुछ ही मिनटों में समुद्र के बीच अंधा हो गया। उसके सारे नेविगेशन, रडार और कम्युनिकेशन ठप पड़ गए। चीन समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या। ये भारत का साइबर डिफेंस नहीं बल्कि साइबर अटैक था, एक अदृश्य प्रहार जिसने चीन के जहाजों को कुछ समय के लिए बेकार कर दिया। चीनी कप्तान ने तुरंत सहायता मांगी, मगर कमांड सेंटर तक उसका सिग्नल पहुंच ही नहीं पाया। बीजिंग में जब यह सूचना पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। चीनी राष्ट्रपति ने गुस्से में नौसेना प्रमुख को बुलाया और पूछा, भारत ने कैसे हमारे सिस्टम में सेंध लगाई। मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि भारत ने न सिर्फ चीन के जहाजों को निशाना बनाया था बल्कि उनके उपग्रह संचार चैनल को भी निष्क्रिय कर दिया था। अब ये लड़ाई पूरी तरह भारत के नियंत्रण में थी। दूसरी ओर भारत को मिलेगा यूरोपियन मार्केट में डिफेंस एंट्री पॉइंट, यानी कि भारत के हथियार अब यूरोप में बिक सकेंगे। खैर, यह है नया भारत। ये वही भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शक्ति भी दिखा सकता है। तुर्की ने यह सोचा था कि वो सुरक्षित है क्योंकि वो दूर है, क्योंकि वो नाटो में है, लेकिन भारत ने दिखा दिया, बता दिया कि दूरी मायने नहीं रखती जब बात भारत की सुरक्षा और सम्मान की हो। अब दुनिया जान चुकी है, भारत की फोर्स प्रोजेक्शन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है, और इस मैसेज का नाम है न्यू इंडिया फ्रॉम बॉर्डर्स टू ब्लू वाटर्स।